चलिए देखिएगा। तो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है हमने देखा था कि कैसे पदाधिकारियों की पद मुक्ति होती है, यानी पद मुक्ति मतलब उन्हें कैसे पद से हटाया जा सकता है या फिर किस प्रकार से वो पद को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पद को छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए 5 हमने तरीके देखे थे। अविश्वास प्रस्ताव देखा था हमने, ठीक है, पद से हटाया जाना देखा था हमने, रिकॉल देखा था हमने, ठीक है, और साथ ही साथ क्या देखा था, निलंबन देखा था हमने। ठीक है, हाँ, निलंबन करना, ठीक है, और त्याग पत्र देना। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं याद रखिएगा, ये पदों से हटाने या मुक्ति देने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत देखिएगा कि अगर उनका पद रिक्त हो जाता है, उसके संबंध में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर ये याद रखना है अपने को। तो ऐसे में देखिएगा इसके अलावा अन्य आधार रखे गए थे, 3 मुख्य अन्य आधार, जैसे कि पंचायत से लगातार 3 बैठकों पर अनुपस्थित होना। ठीक है, यानी 3 लगातार जो पंचायत का बैठक हो रहा है उसमें अनुपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा पंचायत के कार्यकाज जो 6 माह के भीतर होने वाले जो बैठक है, अगर उनमें से आधे से अधिक क्षेत्र में जो है बैठक में अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो भी उनके पद से उनकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा पंचायत की समिति के 3 बैठकों के शामिल ना होने पर जो है, लगातार 3 बैठक हो रही है, समिति का बैठक हो रहा है और उसमें शामिल नहीं हुए तो पंचायत के पदाधिकारियों की मुक्ति मिल जाती है उनको। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा कुछ क्षेत्र आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, आपको यहां पर एक बात याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके पद से जब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक 90 दिन पहले उनको नोटिस ना दिया जाए। ठीक है, यानी आपने जो 5 प्रकार से देखा है, उन 5 प्रकारों में जब पद से हटाने का जो पूरा संदर्भ होगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो ये 3 प्रकार याद रखिएगा। ठीक है, जो अन्य आधार है, इनमें हटाने का सबसे बड़ी प्रक्रिया यही होती है कि अगर आप अनुपस्थित हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको 90 दिन पहले क्या देना होगा, नोटिस देना होगा पदाधिकारी को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसके अंतर्गत कि किसी पदाधिकारी को तब तक नहीं निकाला जा सकता या पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक 90 दिन की जब तक 90 दिन की नोटिस जारी ना किया गया हो, या 90 दिन से पहले, ऐसे लिखेंगे, 90 दिन से पहले नोटिस जारी न किया गया हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि इस आधार पर जो है उनको हटाने के से पहले आपको 90 दिन से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग कौन सा नोटिस, कारण बताओ नोटिस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है और ड्यूटी पे आप नहीं पहुंचे। ठीक है, तो आपके संदर्भ पर ऐसा एक नोटिस जारी होगा कि आप जो है इस ड्यूटी पर क्यों नहीं पहुंचे, तो आपको कारण बताना होगा। ठीक है, कि और अगर आपका कारण बेतुका लगा या ऐसा लगा कि इस कारण से अगर आप नहीं आए हैं केवल, तो आपको पद से हटाने की संदर्भित जानकारी या उसका जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है, हर क्षेत्र में होता है ये। अगर आप शिक्षक के क्षेत्र में है तो भी आपके पीछे कारण बताओ नोटिस होगा, आप किसी भी क्षेत्र में है समान समान रूप से जो है कारण बताओ नोटिस आपके जो आला ऑफिसर है वो आपको जारी करेंगे। ठीक है, और ये पूछेंगे कि आप जो है ये प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हुए या फिर ये कार्य क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कारण बताओ नोटिस, याद रखिएगा 90 दिन पूर्व। ठीक है, अब देखिए पद से इनको हटा दिया गया है या रिक्त पद को भरने की व्यवस्था देखेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिक्त पद को भरने की व्यवस्था। ठीक है, रिक्त पद को भरने की व्यवस्था, कैसे भरा जाएगा रिक्त पद, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, जो देखा था आपने कि विभिन्न प्रकार से जो है पद खाली हो गया, अभी बात हम पद खाली करने की कर रहे हैं, पद से हटाने की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पद खाली हो गया किस तरीके से, देखिए, अगर हम बोलेंगे पद मुक्ति,
यानी अपने पद से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो हमने देखा था 5 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार देखे थे? अविश्वास प्रस्ताव, और क्या देखा था हमने? वापस बुलाना। इसके अलावा क्या देखा था? त्यागपत्र। त्यागपत्र के अलावा निलंबन और पद से हटाया जाना। ठीक है, ये लगभग 5 प्रकार देखा हमने, लेकिन ये था पद से आपको हटाया जाना, मतलब किस किस कारणों से आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य तौर है कि जिसमें आप ये कहेंगे कि पद से मुक्ति हो चुकी है। ठीक है, अब जब पद से मुक्ति हुई तो ये 5 प्रकार हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था होगी तो कारण 6 होंगे। ठीक है, जिसमें से एक कारण, क्योंकि देखिए यहां पर तो एक कारण हो गया कि पद से हटाया जाना है, लेकिन पद से हटने की एक प्राकृतिक कारण भी होता है जिसे कहते हैं मृत्यु। ठीक है, तो यहां पर जब रिक्त पद से भरने की व्यवस्था की जाएगी तो उसमें हम 6 कारणों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक कारण और क्या बढ़ेगा? पदाधिकारियों की मृत्यु। ठीक है, याद रहेगा कि जब हम पद से हटाए जाने की बात करेंगे तो हटाया जाने का मतलब क्या है कि पद से मुक्ति कैसे होती है? तो पद से मुक्ति 5 प्रकार से होती है, लेकिन पद में भरे जाने की तरीके में एक कारण बढ़ जाता है, याद रखिएगा, अगर प्राकृतिक रूप से क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार से, हाँ प्राकृतिक रूप से नहीं कह सकते इसको, लेकिन प्राकृतिक अवस्था के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु भी एक कारण है जहां पर पद खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सभी संदर्भ में याद रखिएगा कि जो पद है, ठीक है, इस पद को या रिक्त पद को भरने के लिए जो है, ठीक है, अगर देखिएगा कि इन पूरे के पूरे 6 कारणों से, ये जो 6 कारण हैं, इन 6 कारणों से अगर किसी भी पंचायत के निकाय के पदों की रिक्त पद को खाली हो जाता है या ऐसा कोई कारण होता है जिसके कारण ये 6 कारण है केवल, ठीक है, तो इसके बाद याद रखिएगा कि उस रिक्त पद को शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये 6 कारणों से अगर कोई पद खाली होता है तो उसको सबसे पहले जल्दी से भरने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और किस पद्धति के द्वारा? तो याद रखिएगा उपचुनाव के द्वारा। ठीक है, मतलब यहां पर शीघ्र अतिशीघ्र जो है उपचुनाव के द्वारा खाली पदों को भरा जाएगा। लेकिन चुनाव तो ऐसा नहीं होता ना कि कल किसी की मृत्यु हुई तो परसों चुनाव करा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चुनाव के लिए एक टाइम लगता है। ठीक है, तो चुनाव का जो प्रक्रिया है या उपचुनाव की जो प्रक्रिया है इसमें भी समय लगता है। ठीक है, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता या उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक उस खाली पद को कैसे भरा जाएगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, ठीक है, तो देखिएगा उस रिक्त पद को जो है शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाएगा किसके द्वारा? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? उपचुनाव की प्रक्रिया द्वारा। लेकिन याद रखिएगा उपचुनाव जो है ऐसे तुरंत नहीं हो जाता है, यानी कि इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जाता है, इसका एक तरीका होता है, और तरीका को लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 5 से 6 महीने के तरीकों में यहाँ पर शामिल हो जाए, यानी समय कितना लग जाता है? 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था में याद रखिएगा, ठीक है, ऐसी अवस्था में इस पद को भरने के लिए उपचुनाव से पूर्व, ठीक है, उपचुनाव से पूर्व खाली पदों को भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? स्थापन प्रकार के पदाधिकारी को ले आएंगे। ठीक है, इसे चलिए क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम उपचुनाव प्रक्रिया पे चलते हैं। उपचुनाव प्रक्रिया कैसे होता है? ठीक है, देखिएगा उपचुनाव प्रक्रिया,
ठीक है, देखिएगा उपचुनाव प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया याद रखिएगा कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। ठीक है, यानी आपको पहले यह ध्यान देना है उपचुनाव होता क्या है। तो याद रखिएगा एक किसी सामान्य कार्यकाल में, ठीक है, किसी भी पंचायत के निकाय के सामान्य कार्यकाल के बीच किसी पदाधिकारियों को पद से हटाने पर, ठीक है, या किसी कारणवश पद के रिक्त हो जाने पर पुनः उस जो रिक्त पद है उसको भरने के लिए याद रखिएगा पुनः चुनाव कराया जाता है, उसे हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, देखिएगा किसी सामान्य कार्यकाल में, सामान्य कार्यकाल में पंचायत के किसी निकाय के पदाधिकारी का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त पद को पुनः भरने के लिए किया जाने वाला चुनाव उपचुनाव कहलाता है। ठीक है, इसे हम उपचुनाव कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा उपचुनाव जो है कब कब नहीं हो सकता, पहले तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि किस कंडीशंस में उपचुनाव नहीं होगा। यदि पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो, एकमात्र कारण याद रखिएगा कि यदि 6 माह से कम बचा है तो चूंकि उपचुनाव को ही 6 माह सेटअप करने में लग जाता है, इसलिए कोशिश ये किया जाता है कि जो भी चुनाव हो वो नया चुनाव हो। ठीक है, तो 6 माह से कम बचने पर उपचुनाव नहीं होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कंडीशन यही अप्लाई है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी उपचुनाव होता है, ठीक है, मान लीजिए उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में जो पदाधिकारी तैयार होकर आएगा या रिक्त पदों को भरने के लिए आएगा उसका कार्यकाल हमेशा बचे हुए कार्यकाल जैसा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई उपचुनाव के बाद जो है, मान लेते हैं एक एग्जांपल में कि 5 वर्ष के कार्यकाल में सरपंच जो है दूसरे वर्ष में, ठीक है, अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में क्या होता है, पद रिक्त कर देता है किसी कारणवश। ठीक है, तो बच गया कितना साल, 3 साल बचा। ठीक है, तो आने वाला जब उपचुनाव होगा तो उस उपचुनाव में जो भी व्यक्ति आएगा वह व्यक्ति याद रखिएगा 3 साल के लिए रहेगा, पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो बचे हुए कार्यकाल में ही वो कार्य करेगा, याद रखिएगा उपचुनाव का कारण यही होता है। ठीक है, तो उपचुनाव में याद रखिएगा कि वह पदाधिकारी जो उपचुनाव से चुना गया है वो बचे हुए कार्यकाल को ही संपोषित करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा तो उपचुनाव की प्रक्रिया में याद रखिएगा उपचुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, इसका सामान्य सा तरीका आपको बताता हूं, बस केवल चूंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है, पूरा चुनाव प्रक्रिया वैसे ही हूबहू आपका उपचुनाव प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ऐसे बस केवल याद रखिएगा उपचुनाव के पदाधिकारी का कार्यकाल याद रख लीजिएगा। चुने गए पदाधिकारी या निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल बचे हुए कार्यकाल का
तक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक कंडीशन है उपचुनाव के संबंध में, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी जो कि चुनाव में होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा बात करेंगे कार्यवाहक, ठीक है, पदाधिकारियों के बारे में। जैसे हमने अभी यहां पर ये देखा था कि कार्यवाहक पदाधिकारी आता है यहां से, ठीक है, स्थापन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उपचुनाव प्रक्रिया समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये कार्यवाहक के बारे में थोड़ा सा और देखिएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कार्यवाहक पदाधिकारियों में एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है सरपंच या फिर आपका अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा स्थापन या कार्यवाहक पदाधिकारी कौन कौन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा हम लोग बात करेंगे किसमें, पंचायत के प्रारंभिक निकाय में, ग्राम पंचायत के संबंध में। तो इसे कहते हैं हम लोग स्थापन सरपंच। ठीक है, स्थापन सरपंच या क्या कहलाएगा, कार्यवाहक सरपंच। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा स्थापन सरपंच जो होगा वो किसमें से चुना जाएगा, उप सरपंच को बना दिया जाएगा या फिर पंच को चुना जाएगा, पंचों में से एक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचों में से किसी एक को बहुमत के द्वारा चुना जाएगा, न कि उप सरपंच को कार्यवाहक सरपंच बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पंचों में से किसी एक को चुना जाएगा, न कि यानी उप सरपंच को कभी भी सरपंच नहीं बनाया जाएगा, यहां पर कार्यवाहक के तौर पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा देखिएगा, ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी, थोड़ी डिवाइस में कुछ इश्यू हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा तो यहां तक थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब एक अंतिम बिंदु याद रखिएगा इसमें कि जो भी स्थापन सरपंच चुनकर आएगा, ठीक है, और जितने समय के लिए चुनकर आएगा वह पूरे कार्य का पालन जो करेगा वो सरपंच के तौर पर ही करेगा। ठीक है, यानी स्थापन सरपंच के कार्य सरपंच के सभी कार्यों के अनुसार ही होगा। ठीक है, यानी जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी व्यवहार होंगे या जितने भी कार्यपालन होंगे सभी के भी सभी सरपंच के अनुसार ही होंगे। ठीक है, यानी सरपंच के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरपंच किस प्रकार से चुना जाएगा, यानी कि जाति विशेष तौर पर सरपंचों का होना, ठीक है, अनुसूचित जाति का होना या किस प्रकार से कौन से वर्ग का होगा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, यहां तक तो ये सामान्य बात है, ये आप आराम से याद कर लेंगे। इसके बाद वाला कंडीशन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो देखिएगा स्थापन सरपंच का चुना जाना, ठीक है, यानी स्थापन सरपंच जो है अब किस क्षेत्र से होगा ये ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कि ठीक है, अगर सरपंच का पद, अगर मान लीजिए सरपंच का जो पद था ये किस वर्ग से हो, ठीक है, सरपंच का पद एसटी
SC और OBC वर्ग से है, ठीक है, मतलब वो क्षेत्र ही किसके लिए आरक्षित है, ST के लिए, SC के लिए या OBC के लिए, तो आने वाला जो स्थापन सरपंच होगा वो भी किसके वर्ग का होगा, उसी वर्ग का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी स्थापन सरपंच उसी वर्ग का होना चाहिए, ठीक है, स्थापन सरपंच उसी वर्ग का होगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि अगर सरपंच का जो पद है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग से है, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से या महिला वर्ग से है, ठीक है, क्योंकि महिला भी होना चाहिए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए, स्पेशली इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्षेत्र का हो, आरक्षित का मतलब यहां पर सरपंच का पद मान लेते हैं SC है, ST है या OBC महिला है, ठीक है, मतलब यहां पर पहले ही महिला है और किसी वर्ग से महिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जो स्थापन सरपंच होगा वो कौन होगा, महिला तथा उसी वर्ग की महिला, ठीक है, महिला तो होगी ही, साथ ही साथ उसी वर्ग की महिला होंगी, याद रखिएगा, ठीक है, तो स्थापन सरपंच उसी वर्ग से, उसी वर्ग के महिला पंचों में से किसी को चुना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा तो है नहीं कि महिला उसी वर्ग से मिलनी चाहिए, ऐसा भी तो होगा ना कि महिला उस वर्ग की ना हो, ठीक है, महिला तो हो लेकिन उस वर्ग से संबंधित ना हो, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा किसी भी वर्ग की महिला को चुना जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे कि पहले किसको चुना जाएगा तो उसी वर्ग की महिला को चुना जाएगा पहले, ठीक है, लेकिन अगर उसी वर्ग से नहीं है तो फिर किसी वर्ग से चुन लिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर उस आरक्षित वर्ग से महिला न हो तो, ठीक है, उस आरक्षित वर्ग से महिला न हो तो किसी भी वर्ग से महिला को चुना जा सकता है, ठीक है, किसी वर्ग से महिला को चुना जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए सरपंच अनारक्षित वर्ग का है तो क्या करेंगे, किसी वर्ग से भी चुना जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी अनारक्षित है तो कोई भी वर्ग का होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये भी आप याद रखें, यदि सरपंच का पद अनारक्षित वर्ग से है तो स्थापन सरपंच किसी भी वर्ग से चुना जा सकता है, ठीक है, किसी वर्ग से चुना जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा सरपंच के बारे में तो क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिएगा जनपद से संबंधित, जनपद व जिला स्थापन पदाधिकारी, ठीक है, जनपद और जिला एवं स्थापन पदाधिकारी, तो याद रखिएगा अब यहां पर किसको चुना जाता है अधिकतर, अध्यक्ष को, क्योंकि मेनली क्या पदाधिकारी में यहां पर कौन आता है, अध्यक्ष आता है, ठीक है, तो अध्यक्षों का चुनाव, ठीक है, जिसमें हम स्थापन अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा किस वर्ग से होना चाहिए, यानी कौन होना चाहिए, तो याद रखिएगा निर्वाचित सदस्यों
में से किसी एक को चुना जाएगा। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को चुना जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब इसमें दोनों का कोई केस नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे पहला कि उपाध्यक्ष जो होगा उसको अध्यक्ष बना दिया जाए, ये केस नहीं होगा। दूसरा, किसी वरिष्ठम या अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि दोनों चीजों में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने आ गया वरिष्ठम जो सदस्य है उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ना वरिष्ठम को चुना जाएगा और ना ही किसी उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है कि केवल निर्वाचित सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष या स्थापन अध्यक्ष बना दिया जाएगा, यही कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे केस आपने सरपंच में जो पढ़ा है वैसे ही होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अब देखिए इसका कोरम कैसा होता है। अब मतदान कराना है आपको, चुनाव कराना है, तो कोरम देखिएगा, तीनों के लिए कोरम देखेंगे। ठीक है, कोरम को देखिएगा, कोरम के अंतर्गत सभी जगह पे कोरम का ध्यान रखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला है ग्राम सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जनपद पंचायत और चौथा है जिला पंचायत। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा से शुरुआत होती है कोरम की शुरुआत। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10 ग्राम सभा का कोरम होता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का कुल सदस्यों का 1/2। ठीक है, यानी आधा होना चाहिए कोरम में। और इसके बाद देखिएगा जनपद का जो है, याद रखिएगा, ये होता है कुल सदस्यों का 1/3। उसी प्रकार जिला का भी कुल सदस्यों का 1/3। और यहां पर एक स्पेशल याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा का कुल सदस्यों का 1/3। एकदम रट जाइएगा इसको। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, याद रखिए कोरम के बारे में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कोरम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां तक आपका कंप्लीट होता है पंचायत से संबंधित जितने भी उसके पदाधिकारी थे। ठीक है, यानी पंचायतों के पदाधिकारी को हटाया जाना और कैसे चुनाव में वापस लाना। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि पंचायत की समितियां, ठीक है, पूरी समितियां पढ़ी थी। समितियों के संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पंचायत की समितियों के संबंध में, चूंकि पंचायती निकाय, ठीक है, एक राज्य का विषय है, राज्य इसमें बार बार संशोधन करके समितियों के संबंध में बदलाव कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भूपेश सरकार ने 2019 के संबंध में संशोधन लाया और गोठान समिति नया समिति बनाया। ठीक है, तो नई समिति का आकलन हो गया इसमें। उसी प्रकार जो है हमारे राज्य में 2002 में समितियों के संबंध में कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है, उन समितियों में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जहां पर आपने ये देखा कि हम समितियों के क्रम को जब देखते हैं तो 5 समितियां हो सकती है, 3 से 5 ग्राम पंचायत की समितियां 3 से 5 हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे कारणों से याद रखिएगा समिति के जो सचिव होंगे, इनके लिए आप याद रखेंगे कि जो समिति के सचिव होते हैं इनको बदल दिया गया है। ठीक है, विशेष तौर पर खासकर 2 समितियों के लिए। ठीक है, एक पशुपालन समिति और दूसरा कृषि समिति, याद रखिएगा। तो पशुपालन समिति में कौन होगा या कृषि समिति में कौन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा
कि ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र से उस विभाग के जो विभाग है, ठीक है, उस विभाग का अनुभवी होना चाहिए, ठीक है, उसको वहां का सचिव बना दिया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे राज्य विस्तार अधिकारी हो गया, ठीक है, जैसे आपका जो पशुपालन अधिकारी होगा या उससे संबंधित कोई व्यक्ति होगा, ऑफिसर होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, उसको वहां का सचिव बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाला, ठीक है, याद रखिएगा, तो उसे उस क्षेत्र का क्या बना दिया जाएगा, सचिव बना दिया जाएगा, ठीक है। ये फोकस आप याद रखेंगे। और एक आपको समिति याद रख लेनी है, ठीक है। खासकर देखिए, पंचायत के अंतर्गत जो है, अगर समितियों का क्रम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 से 5 समिति आती है, ठीक है। इन्हीं समितियों में से याद रखिएगा कि पंचायत के अंतर्गत जो समिति पढ़े आपने, उसको हूबहू ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन जनपद और जिला के लिए समितियों का जो क्रम है उसको आप बदल देंगे, ठीक है। पहले हमने पढ़ा 5 से 7 समिति होंगे, तो हम 5 समितियों का जब भी स्वरूप होगा, देखिए 7 समिति तब होगा जब वहां का जनपद या फिर जिला पंचायत वो चाहेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब सामान्य तौर की स्थिति होती है तो हमेशा 5 ही समिति बनाई जाती है, ठीक है। इस 5 समिति को बनाने के कारण याद रखिएगा समितियों के कार्य बदल जाते हैं। देखिए, जितना ज्यादा काम होगा उतनी ज्यादा समिति बनाई जाएगी, लेकिन अगर काम कम है तो 5 समितियों से भी कार्य चल जाता है। आपने 7 समिति लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए कुछ समितियों के काम दूसरे समितियों को मिल जाते हैं, ठीक है। यही आपको बदलना है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा समिति के क्रम पर कार्य, जनपद और जिला की समिति, जनपद व जिला की समिति। लिखिएगा धारा 47 के अनुसार, धारा 47 के अनुसार पहले नंबर पर लिखिएगा सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। लिखिएगा जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना और सेवाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि जनपद और जिला जो पंचायत है उसकी स्थापना और सेवाएं का जो पूरा जिम्मेदारी रखता है वो कौन रखता है, सामान्य प्रशासन समिति रखता है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत याद रखिएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रशासन ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम याद रखिएगा, प्रशासन, योजना, बजट, लेखा, कराधान, योजना, बजट, लेखा और कराधान, ठीक है। ये बदलाव मैं आपको केवल बता रहा हूं जिसमें कुछ चीजों पर आपके एसीएफ में और एडीओ में कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे जिसमें ये चीजों को बदला हुआ है। यानी 1992 का जो एक्ट है या अधिनियम है उसके तहत क्वेश्चन का आंसर ना लेकर के ये 2002 के तहत लिया हुआ है, ठीक है। यानी जो बदलाव संशोधन कर दिया उसके तहत, इसलिए इसको बदलाना या बताना जरूरी है ताकि आप याद रखें कि कौन सी समिति का कार्य कौन सा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अन्य वित्तीय मामले, अन्य वित्तीय मामले। नेक्स्ट देखिएगा वे कार्य जो किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे कार्य जो किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा ठीक है, ये सभी आपके सामान्य प्रशासन की समिति है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखेगा कृषि समिति, कृषि समिति।
लिखेगा कृष्यकरण। कृष्यकरण, इसके सामने लिखेगा कि इसके अंतर्गत मृदा संरक्षण, कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग, ठीक है, सम्मिलित है तथा मत्स्य पालन, कंपोस्ट खाद बनाना, कंपोस्ट खाद बनाना, बीज वितरण तथा पशुपालन से संबंधित विषय। कंटूर बंडिंग क्या होता है, सुना है आप लोगों ने? मृदा प्रबंधन, ठीक है, मृदा प्रबंधन को कंटूर बंडिंग कहा जाता है, यानी मृदा का संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए शिक्षा समिति। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति, ठीक है। तो शिक्षा समिति में देखिएगा शिक्षा के लिए, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्त एवं निराश्रितों के लिए सामाजिक कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्त एवं निराश्रितों के लिए निःशक्त व निराश्रित के लिए सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट लिखिएगा कॉमा करके महिला एवं शिशु कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़ सूखा, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़ सूखा, भूकंप, ओला, बाढ़ सूखा, भूकंप, ओला, वृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डा दल एवं आपातकालीन स्थिति से राहत के लिए कार्य, मद त्याग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण, ठीक है। तो आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा कि पहले ये किसी और के साथ आपने पढ़ा था, अभी आप किसी और शिक्षा समिति के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं। अब लिखिएगा संचार एवं सकर्म समिति, संचार एवं सकर्म समिति, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिएगा संचार, लघु सिंचाई, संचार एवं लघु सिंचाई, जल आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जल प्रदाय कहते हैं इसको, जल निकासी,
जल निकासी, अन्य लोक सकर्म तथा ग्रामीण गृह निर्माण। नेक्स्ट लिखिएगा सहकारिता एवं उद्योग समिति। सहकारिता एवं उद्योग समिति। सहकारिता एवं उद्योग समिति लिखिएगा सहकारिता, मितव्ययिता, सहकारिता, मितव्ययिता, अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी, बाजार एवं सांख्यिकी। ठीक है, ये समितियां हैं 5, याद रखिएगा सामान्य तौर पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा।